हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। मैं पांडे सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये द लास्ट लेसन का चौथा और अंतिम पार्ट है। इसमें से 3 क्लासेस पढ़ाई जा चुकी हैं और ये चौथी क्लास है और आज ही अंतिम है। इस पार्ट को आज ही समाप्त किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हिंदी अनुवाद। बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को पढ़ाया गया है, पढ़ाने की कोशिश की है मैंने। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। द नेक्स्ट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैड। आफ्टर मतलब के बाद होता है, द ग्रामर मतलब ग्रामर, व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग हमारा क्या हुआ, हमारा जो है लेखन का पाठ हुआ। वी हैड अ लेसन मतलब पाठ होता है, इन राइटिंग मतलब लेखन का, लिखने का। व्याकरण आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर पढ़ने के बाद हमारा जो क्या हुआ, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग हमारा लेखन का पाठ हुआ। कहने का मतलब है कि व्याकरण पढ़ने के बाद लिखने की बारी आई, अर्थात लेखन का कार्य शुरू हुआ। दैट डे उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, न्यू मतलब नई कॉपीज मतलब कापियाँ, फॉर अस हमारे लिए। उस दिन एम हेमल जो थे हमारे लिए क्या लाए हुए थे, नई कॉपियाँ लाए हुए थे। एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए हुए थे। फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन मतलब लिखा हुआ था, इन अ ब्यूटीफुल मतलब सुंदर सुंदर, ठीक है। कैसे, राउंड हैंड, राउंड हैंड मतलब होता है वक्राकार शैली के हस्तालेख। राउंड हैंड मतलब वक्राकार शैली के हस्तालेख, जिन पर सुंदर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तालेख में लिखा हुआ था फ्रांस एलेसस, जिस पर फ्रांस एलेसस सुंदर सुंदर लिखा हुआ था वक्राकार शैली में। कैसे लिखा हुआ था, वक्राकार शैली में। फिर से देख लो, आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग हमारा लेखन का कार्य, लेखन का पाठ हुआ। दैट डे उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, एम हेमल नई कॉपी लाए थे फॉर अस हमारे लिए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन मतलब लिखा हुआ था इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर वक्राकार शैली के हस्तालेख में लिखा हुआ था फ्रांस एलेसस। उस कॉपी पर सुंदर वक्राकार शैली में यह लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, फ्रांस एलेसस। ठीक है, चलिए। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, दे लुक्ड लाइक, दे मतलब वे, लुक्ड लाइक दिखाई दे रहे थे, लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। कह रहा है वे कापियां जो थी छोटे छोटे झंडे जैसे लग रही थी। दे लुक्ड लाइक वे लग रही थी, लिटिल फ्लैग छोटे झंडे, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम। कह रहा है वे जो कापियां थी वे छोटे झंडे जैसी लग रही थी। लाइक मतलब जैसे, लिटिल मतलब छोटा, फ्लैग मतलब झंडा, वे कापियां छोटे झंडे जैसी लग रही थी। क्या, फ्लोटिंग मतलब लहराना, एवरीवेयर इन द स्कूल जो स्कूल के हर कमरे में, हर जगह क्या कह रही थी, लहरा रही थी। इन द स्कूल रूम का तब कमरे में, एवरीवेयर हर जगह, इन द स्कूल में, स्कूल के हर कमरे में वे लहरा रही थी। वे जो कापियां थी वो छोटे झंडे समान थी जो फ्लोटिंग कर रही थी, लहरा रही थी। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम के प्रत्येक कमरे में वे लहरा रही थी। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हंग मतलब लटकना होता है, ठीक है। हंग मतलब लटकाना, फ्रॉम मतलब से, द रॉड एट द टॉप आवर डेस्क, रॉड मतलब छड़ होता है, रॉड मतलब छड़ा होता है, ठीक है। छड़ इसे कहते हैं, छड़ में कोई छड़ होता है ना, उसमें लटका जाता है झंडा। करा उन्हें छड़ों से लटका दिया गया था, रॉड मतलब छड़ होता है, हमारे डेस्क के ऊपर, टॉप मतलब ऊपर होता है, ठीक है। हंग फ्रॉम द रॉड जिन्हें छड़ों से लटका दिया था, एट द टॉप मतलब ऊपर, ऑफ आवर डेस्क हमारे डेस्क के, जिन्हें छड़ों पर हमारे डेस्क के ऊपर लटका दिया था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कह रहा है
कि यू आर टू हैव सीन, काश आप देख पाते कि हर कोई काम करने के लिए कितना व्यस्त था। कह रहा है यू आर टू हैव सीन, काश आप देख पाते हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि प्रत्येक लोग अर्थात हर कोई काम करने के लिए कितना व्यस्त था। और कह रहा है एंड और हाउ क्वाइट इट वाज, और वहां पर कितनी शांति थी। सारे लोग काम करने में व्यस्त थे, बहुत ही ज्यादा वहां पर शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। कह वहां पर एक ही साउंड था, द ओनली साउंड, केवल एक आवाज, वाज द स्क्रैचिंग। कह वहां पर सब कुछ शांत था, वहां पर केवल एक ही आवाज आ रहा था, वो स्क्रैचिंग आ रहा था, रगड़ का आ रहा था। स्क्रैचिंग मतलब रगड़ना, ऑफ द पेन्स, कलमों का, ओवर द पेपर, कागज के ऊपर। ओवर मतलब ऊपर होता है, द पेपर मतलब कागज। कह रहा वहां पर सिर्फ एक ही, द ओनली साउंड, एक आवाज, वाज थी, स्क्रैचिंग रगड़ की, ऑफ द पेन्स कलमों के, ओवर द पेपर कलम के पेपर कागज के ऊपर, कागज के ऊपर पेन के चलने की जो आवाज होती थी वही आवाज सिर्फ वहां पर थी और कोई आवाज नहीं थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। वंस एक बार तो वहां पर कुछ बीटल्स आ गए थे, भंवरे आ गए थे। वंस एक बार, सम बीटल्स कुछ भंवरे, फ्लू इन, फ्लू मतलब उड़कर, इन मतलब अंदर आए। कह रहा है वंस सम बीटल्स, एक बार कुछ भंवरे, बीटल्स मतलब भंवरे होता, फ्लू मतलब उड़े, इन मतलब अंदर। एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आए, बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन वहां पर नोबडी कोई भी नहीं, नोबडी किसी ने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। पेड एनी अटेंशन, पेड मतलब होता है देना, एनी अटेंशन मतलब कोई ध्यान, टू देम उन पर। करा वहां पर उन पर किसी ने कोई थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। करा वंस एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे अंदर उड़कर आए, बट लेकिन नोबडी कोई भी नहीं, पेड एनी अटेंशन ध्यान दिया। करा उन पर किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिस्टलेस वंस, लिटलेस्ट वन। कह रहा है कि वहां पर जो लिटलेस्ट मतलब होता है जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटे बच्चे थे ना, लिटिल वन जो सबसे छोटे बच्चे थे, वो उन्होंने भी, लिटिल्स वन मतलब, लिटलेस्ट वन मतलब होता है सबसे छोटे, जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। किस पर? भंवरे पर। Who worked right on the tracing their fish hooks, हु मतलब जो, कह रहा जो छोटे बच्चे थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और वे अब छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, यहां तक कि जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अब वो कह रहा हु जो अपनी मछली पकड़ने वाले जो कांटे होते हैं ना, हु वर्क वो कार्य कर रहे थे, राइट ऑन द ट्रेसिंग दियर, ट्रेसिंग मतलब पकड़ना, दियर फिश हुक्स मतलब अपने मछली पकड़ने वाले कांटे का। वो कह रहा है वो अपने मछली उस समय वो अपने मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं ना उस पर कार्य कर रहे था, अर्थात उसका वो चित्र बना रहे थे। जो बच्चे थे हु वर्क जो कार्य करते, राइट ऑन उस समय ट्रेसिंग पकड़ना, दियर अपनी फिश हुक्स मतलब मछली पकड़ने के कांटे, जो मछली पकड़ने के कांटे होते हैं उनके वो चित्र बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, लेखक कर एज इफ और ऐसा लग रहा था, दैट वाज फ्री टू कि यह भी फ्रेंच भाषा है। एंड कह रहा है एज इफ ऐसा लग रहा था, एज इफ ऐसा लग रहा था, दैट वाज फ्रेंच टू यह भी क्या है, यह भी जो है फ्रेंच भाषा है। यानी चित्र बनाना भी क्या है, एक फ्रेंच भाषा है। ऑन द रूफ छत पर द पीजन्स कूड वेरी लो, छत पर जो पीजन्स थे कबूतर थे वो कूड वेरी लो गुटुर गु कर रहे थे। कैसे गुटर गुर कर रहे थे, वेरी लो मतलब बहुत ही धीरे धीरे। ऑन द रूफ छत पर द पीजन्स कबूतर कूड गुटुर गु कर रहे थे, वेरी लो बहुत ही धीरे स्वर में। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने क्या किया, मैंने स्वयं से सोचा, मैंने सोचा विल दे मेक देम सिंग इन अ जर्मन इवन द पीजन। कह रहा है विल दे मेक देम सिंग, क्या ये भी उन पर जो है कबूतरों को मजबूर करेंगे या कहेंगे विल दे मेक देम सिंग इन अ जर्मन, क्या ये कबूतरों को जर्मन गाने पर मजबूर करेंगे। इवन द पीजन, इवन द पीजन, मैंने सोचा कि क्या ये लोग जो ये लोग हैं एल्सास के और जो लोग जिन पर प्रसन्न वाले जो कब्जा हो चुका है,
यह भी क्या करेंगे, कबूतरों को भी इवन द पीजन मतलब होता है कबूतरों को भी यह जर्मन भाषा गाने पर मजबूर करेंगे। कह रहा यह मैंने सोचा कि ये लोग क्या कबूतरों को भी अब जर्मन भाषा गाने पे मजबूर करेंगे। मैंने सोचा कि ये लोग क्या हैं जो अब कबूतरों पर भी जर्मन भाषा गाने के लिए मजबूर करेंगे या नहीं। अगला पैरा है, Whenever I looked up from my writing I saw। Whenever मतलब होता है जब कभी, ठीक है। जब कभी I looked up, I मतलब मैं, look मतलब देखता था, मतलब ऊपर, from my writing मतलब होता है अपनी राइटिंग जो मैं लिख रहा था। जब कभी मैं लिखते हुए क्या करता था, ऊपर देखता था। जो मैं लिख रहा था, लेखन का कार्य कर रहा था। Whenever I looked up from my writing, जब कभी मैं लिखते हुए, राइटिंग करते हुए ऊपर देखता, ऐसा मैंने देखा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर। ऐसा मैंने देखा एम हैमल जो मास्टर साहब हैं, सिटिंग बैठे हुए हैं, मोशनलेस, ठीक है बच्चों। रहा जब कभी मैं देखता कि जो हमारे एम हैमल हैं वो क्या बैठे हैं, वो मोशनलेस बैठे हैं, अर्थात स्थिर बैठे। मोशनलेस मतलब स्थिर होता है। जब कभी मैं राइटिंग कर रहा था तो जब मैं लिखते हुए ऊपर देखता तो ऐसा मैंने देखा एम हैमल सिटिंग बैठे हैं, मोशनलेस गतिहीन या स्थिर, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड और गेजिंग घूर रहे हैं, फर्स्ट प्रथम, एट वन थिंग पहले एक चीज को वो देख रहे हैं। एट वन मतलब होता है एक वस्तु, फर्स्ट मतलब प्रथम, गेजिंग मतलब घूरना या देखना। तो जब कभी मैं राइटिंग करते हुए ऊपर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एम हैमल जो हैं वो सिटिंग मोशनलेस इन चेयर अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हैं, एंड गेजिंग और घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग पहले एक चीज को, देन एट अनदर फिर दूसरी वस्तु को। पहले एक वस्तु को देख रहे हैं, उसके बाद वो दूसरी वस्तु को देख रहे हैं। एज इफ मानो, जैसे मानो, ही वांटेड वो चाहते हैं, टू फिक्स अंकित करना या बिठा लेना, इन हिज माइंड अपने दिमाग में। कह रहा वो इस तरीके से वस्तुओं को घूर रहे हैं जैसे लग रहा है देखकर कि वहां की वे सारी वस्तुओं को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। कह रहा है कि वे क्या कर रहे हैं, वो गेजिंग कर रहे हैं एट वन थिंग, एक चीज से दूसरी चीज को, फिर एट वन अदर दूसरी चीज को। एज इफ ऐसा लग रहा था, ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड, वो अपने दिमाग में हर चीज को बिठा लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसा सब कुछ दिखता था, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसा सब कुछ दिखता था, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, इन दैट लिटिल स्कूल रूम मतलब होता है उस छोटे से स्कूल की कक्षा में, फिर से देखिएगा। Whenever I looked up from my writing, जब कभी मैं लेखन करते हुए ऊपर देखता, ऐसा मैंने देखा एम हैमल सिटिंग बैठे हैं, मोशनलेस मतलब स्थिर, इन चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड और गेजिंग घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वंस पहले एक वस्तु को, देन फिर एट अनदर दूसरी वस्तु को। एज इफ मतलब होता है, एज इफ मतलब क्या होता है, अभी तो बताया था हमने तुम लोग को। ऐसा लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था। He wanted to fix in his mind, वो अपने दिमाग में फिक्स करना चाह रहे हैं, अंकित करना चाह रहे हैं, बिठा लेना चाह रहे हैं, in his mind अपने, just how everything looked, जैसा सब कुछ दिखता था, in that little school room, उस छोटे से स्कूल रूम में। फैंसी, ठीक है, उस छोटे से स्कूल रूम में। क्लियर है। कर फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 ईयर्स मतलब 40 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, फॉर 40 ईयर्स 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर, वह वहां पर रहे हैं, वह वहीं पर थे। कह फॉर 40 ईयर्स 40 वर्ष तक, ही हैड बीन देयर, वे वहीं पे थे, इन द सेम प्लेस मतलब एक ही स्थान पर, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम। कह रहा है फॉर 40 ईयर्स 40 वर्ष तक, ही हैड बीन देयर, वो वहीं पर थे, इन द सेम प्लेस एक ही स्थान पर, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज चेयर इन द फ्रंट। कह रहा उनका जो कक्षा था, ठीक है भैया, उनके खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास फ्रंट ऑफ हिम,
और जो उनकी कक्षा थी वो क्या थी, उनके सामने थी। द गार्डन आउटसाइड, बगीचा बाहर था, आउट द विंडो, खिड़की के, कह रहा है खिड़की के बाहर क्या था, बगीचा था। विथ हिज गार्डन, उनका बगीचा, आउटसाइड बाहर था, विंडो खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड और हिज क्लास, और उनकी जो कक्षा थी, इज फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने थे। फ्रंट मतलब सामने होता, ऑफ हिम मतलब उनकी जो कक्षा थी उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा ही, जस्ट लाइक दैट मतलब बिल्कुल ऐसा ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल द डेस्क एंड द बेंच, और बेंच हैड बीन वर्न मतलब घिसना, स्मूथ, कह रहा है केवल बेंच और डेस्क घिसकर स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, जो वॉलनट ट्रीज थी, अखरोट का जो पेड़ था जो बगीचे में था, वो क्या हो गया था, वो थोड़ा बड़ा हो गया था। द वॉलनट ट्री, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में था, वर टालर, वो थोड़ा बड़ा हो गया था। बगीचे में जो अखरोट का पेड़ था वो क्या हो गया था, वो थोड़ा बड़ा हो गया था। एंड और द हॉफवाइन एक प्रकार की बेल होती है। दैट ही प्लांटेड, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था, प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, खिड़की से, ट्विन मतलब लिपट कर, अबाउट द विंडो खिड़की से, टू द रूफ, वह छत तक पहुंच गई थी। जो होपवाइन बेल उन्होंने लगाई थी, स्वयं लगाया था, वह खिड़की से लिपट कर कहां पहुंच गया था, छत तक पहुंच गया था, छत तक पहुंच चुका था। हाउ इट मस्ट, किस प्रकार, यू हैव ब्रोकन हिज हार्ट, यू हैव मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कह रहा है किस प्रकार उसका दिल, उनका दिल टूट रहा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़कर जाने के लिए। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, किस प्रकार उनका दिल टूट रहा है, टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़कर जाने के लिए। पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, टू हियर सुन रहे थे, अबाउट इन द रूम एबव, करा कमरे के ऊपर, किसको, हिज सिस्टर, अपनी बहन को, पैकिंग दियर ट्रंक्स, जो उनका सामान पैक कर रही थी या सामान बांध रही थी। करा बेचारे गुरुजी अब क्या करते, अपनी बहन को चलते हुए सुनकर ऊपर के कमरे में, करेक्ट, टू हियर पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, टू हियर सुनकर, हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर, मूविंग चलते हुए, अबाउट इन द रूम, अबाउट इन द रूम मतलब कमरे में, एवं मतलब ऊपर, पैकिंग दियर ट्रंक्स, जो उनका क्या कर रही थी, सामान पैक कर रही थी। बेचारे गुरुजी अब अपनी बहन को चलते हुए सुन रहे थे, जो ऊपर क्या कर रही थी, उनके सामान को पैक कर रही थी या बांध रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको क्या करना था, अगले दिन, फॉर दे मस्ट लीव, उन्हें अवश्य रूप से छोड़ना था, द कंट्री, देश को, नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्योंकि अगले दिन उनको कंट्री, यह देश अवश्य रूप से छोड़कर चले जाना था। बट लेकिन ही हैड टू द करेज मतलब साहस होता है, टू हियर सुनना, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट मतलब होता है अंत तक। करा उनके पास साहस था हर पाठ को अंत तक सुनने का। किसके पास, एम हेमल जी के पास साहस था हर पाठ को अंत तक सुनने के लिए। बट ही हैड करेज, उनके पास साहस था, टू हियर सुनने के लिए, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू वेरी लास्ट बहुत अंत तक, उनके पास साहस था हर पाठ को अंत तक सुनने के लिए। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, बी हैड लेसन, हमारा पाठ हुआ, इन हिस्ट्री, इतिहास का। लेखन के बाद अब हमारा किसका पाठ हुआ, इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन, और फिर, द बेबीज बच्चों ने, चैंटेड किया, दोहराया, दियर बा बे बी बो। जैसे ये बाबी बेबू क्या है, जैसे हमारे यहाँ काखा गाघा होता है, इसे उनका बाबी बेबू था, ठीक है। फिर बच्चों ने क्या दोहराया, बा बेबी बेबो दोहराया। डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हाउजर हैड पुट द स्पेक्टल्स एंड होल्डिंग दियर प्राइमर इन द बोथ हैंड। कह रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ काखा गाघा पढ़ते हैं ना, ऐसे उनका बाबी बेबू होता है। और कह रहा है डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम, कह रहा कमरे के पीछे,
ठीक है। जो बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड हाउजर था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, हैड पुट ऑन हिज द स्पेक्टल्स, उसने अपने चश्मे पहन लिए थे। पुट ऑन मतलब पहनना, हिज स्पेक्टल मतलब चश्मे, एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपनी वो होल्डिंग पकड़े हुए था हिज प्राइमर बाल पुस्तक इन द बोथ हैंड दोनों हाथों में, और वह अपनी बाल पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स, स्पेल्ड मतलब होता है बोलना, वह भी बोल रहा था द लेटर्स उन अक्षरों को। बाबी में वो जो बच्चे बोल रहे थे ना, वो भी बूढ़ा व्यक्ति भी क्या कर रहा था, स्पेल्ड मतलब बोलना होता, द लेटर मतलब अक्षरों को, विथ देम मतलब बच्चों के साथ वह भी अक्षरों को बोल रहा था। कह रहा था यू कुड सी that he too was crying, his voice trembled, कह रहा you could see। बच्चों, अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा था वह भी क्या कर रहा था, वह भी जो है बच्चों के साथ उसको बोल रहा था। क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि you could see that, आप देख सकते थे कि he too was crying, he too मतलब वह भी crying रो रहा था, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी जो आवाज थी वह कांप रही थी। किससे कांप रही थी? विथ इमोशन, भावना से। उसके अंदर भावना ओतप्रोत हो चुकी थी, वह भर चुकी थी। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज, वॉइस मतलब आवाज, ट्रेम्बल मतलब कांपना, विथ इमोशन मतलब भावना, उसकी जो आवाज थी वो भावना से कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, लेखक कह रहा है कि एंड और जो है भैया, इट वाज क्या था, कह रहा जो जैसे वहां पर क्या था, वह व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति था वह भी कांप रहा था। दैट वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई, वह बहुत ही हास्यप्रद था। फनी मतलब कह सकते हास्यप्रद। इट वाज सो फनी, बहुत ही हास्यप्रद था। टू हियर सुनना ही मतलब उसे, दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, क्योंकि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। एंड और इट वाज सो फनी, वह बहुत ही हास्यप्रद था। टू हियर सुनकर या सुनना, हिम मतलब उस बूढ़े व्यक्ति को, दैट कि वी ऑल वांटेड हम सब चाहते थे, टू लाफ हंसना एंड क्राई और रोना, क्योंकि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कह रहा है, आगे कह रहा है लेखक कि अरे वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। अरे हाउ विल आई रिमेम्बर इट, मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है। द लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस मतलब अचानक से, द चर्च की क्लॉक की स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने क्या किया, 12 बजा दिया। हाँ, देन फिर क्या होता है कि जो एलिजूज नामक प्रार्थना शुरू हो जाती है। देन द एंजुलीज नामक प्रार्थना शुरू होती है। चर्च की घंटी जैसे 12 बजाती है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, जैसे चर्च के घड़ी में 12 बजते हैं। देन द एंजुलिस नामक प्रार्थना शुरू होती है। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्प्स ऑफ द प्रोसियन के जो ट्रम्प्स होते हैं, प्रोसियन की जो तुरहियां होती हैं, वो क्या होती हैं, वह तुरहियां सुनाई पड़ती हैं। रिटर्निंग मतलब लौटना, फ्रॉम डेल मतलब युद्धाभ्यास से, क्योंकि जो प्रशियन के सैनिक थे वो युद्धाभ्यास से वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर और विंडो, जो हमारी खिड़की के नीचे से आ रही थी। जो साउंड हमारी अंडर और विंडो, अंडर मतलब नीचे और विंडो मतलब हमारी खिड़की से, हमारी खिड़की के नीचे से वो आवाज आ रहे थे। एमहेमल स्टूड अप, एमहेमल खड़े हो गए। बेरी पेल, जो बहुत ही पीले पड़ चुके थे, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी से। एमहेमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, जो बहुत पीले पड़ चुके थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, क्योंकि कह रहा है कि मैंने उन्हें कभी इतना सो टाल मतलब लुक सो टाल मतलब आत्मविश्वासी होता है, मैंने उन्हें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। एमहेमल स्टूड अप, एमहेमल खड़े हो गए। अब बेरी पेल, बहुत ही पीले पड़ चुके थे, इन चेयर अपनी कुर्सी से। आई नेवर सा हिम टू लुक सो टाल मतलब आत्मविश्वासी, नेवर मतलब कभी नहीं, सा मतलब देखा था। मैंने उन्हें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा आई बट लेकिन
चोक्ड हिम, समथिंग चोक्ड हिम मतलब किसी चीज ने उन्हें रोक दिया, बट लेकिन समथिंग कुछ चीज, चोक्ड हिम, चोक मतलब रोकना या अवरुद्ध हो जाना, हिम मतलब उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही उन्होंने कहा आई, बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी ने उन्हें क्या किया, रोक दिया, अर्थात उनका गला रुक गया, आगे नहीं बोल पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वह इससे ज्यादा नहीं बोल सके। ही कुड नॉट गो ऑन मतलब होता है इससे ज्यादा, वो इससे ज्यादा नहीं बोल पाए। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो इससे ज्यादा नहीं बोल पाए, क्योंकि उनका जो गला था वो रुध गया, वो गला अवरुद्ध हो गया और उससे ज्यादा वो बोल ही नहीं पाए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देन फिर ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, अर्थात श्यामपट की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, टुक मतलब उठाया, अ पीस ऑफ चाक मतलब एक चाक का टुकड़ा, एंड और वियरिंग ऑन विथ हिज ऑल हिज माइट, वियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट मतलब होता है बच्चों कि वह जितना बड़ा लिख सकते थे, सॉरी, वह अपनी जो है अपनी पूरी ताकत से, वियरिंग पहनकर, ऑन विथ ऑल हिज माइट अपनी पूरी शक्ति से, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। एज ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड वो जितना बड़ा लिख सकते थे, वो जितना बड़ा अक्षर लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वियरिंग ऑन विथ हिज ऑल माइट मतलब होता है वह अपनी पूरी शक्ति के साथ, अर्थात अपनी पूरी ताकत के साथ, ही रोट उन्होंने लिखा, और लार्ज एज ही कुड वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ लिखा। क्या लिखते हैं? विवाला फ्रेंड्स, विवाला फ्रेंड्स मतलब होता है वाई वाला फ्रेंड्स, वाई वाला फ्रेंड्स मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने लिखा वाई वाला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप और वह रुक गए, एंड और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपने सर को क्या किया, दीवार के सहारे अपने सर को झुका लिया। लीन मतलब झुकाना, हिज हेड मतलब अपने सर को, अगेंस्ट द वॉल दीवार के सहारे अपने सर को झुका लिया। एंड और विदाउट अ वर्ड बिना किसी शब्द बोले हुए, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और उन्होंने क्या किया, बिना एक शब्द बोले हुए उन्होंने मेड अ गीजर टू अस, हम सभी, गीजर मतलब इशारा करना, हम सभी को इशारा किया, ठीक है, टू अस हम सभी को, गेजर मतलब इशारा करना, टू अस हम सभी को, विथ हिज हैंड अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड कि स्कूल क्या हो चुका है, छुट्टी हो चुकी है, स्कूल इज डिसमिस्ड स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, यू मे गो आप जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।